गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू योर ओन चैनल मदर एस्पायर। और आज हम कवर करेंगे 10 दिसंबर के करंट अफेयर्स। तो हमारी आज की पहली न्यूज़ है, द सेबी लॉन्चेस परवा टू वेरीफाई पास्ट रिटर्न्स ऑफ मार्केट इंटरमीडिएरीज। अब हमें सेबी का मतलब पता होना चाहिए। पहले हमें बात करेंगे परवा स्कीम क्या है। ये जो सेबी है इसी के अंदर परवा स्कीम आती है, ठीक है। तो अब जितना भी हमारा शेयर मार्केट है ना, उसका जितना भी हिसाब किताब होता है वो करती है सेबी। अब सेबी का मतलब क्या होता है? एस ई बी आई से मतलब है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का काम है कि शेयर मार्केट का जितना भी काम चल रहा है उसके ऊपर ध्यान देना कि वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। तो इसी सेबी ने, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक परवा स्कीम लॉन्च की, एक परवा टूल लॉन्च किया। इस परवा टूल में क्या होगा, इस पहले हमें इस परवा टू ये जो परवा वर्ड है इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है परफॉर्मेंस रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एंड असेसमेंट। परवा की फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एंड असेसमेंट। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो ये देश है, हमारा जो जैसे इंडिया है, इसमें ना फिनफ्लुएंसर्स काम करते हैं। अब हमें इन्फ्लुएंसर्स का तो पता होगा कि जो इंस्टाग्राम पर अलग से रील्स बनाते हैं, कुछ नया कुछ पोस्ट करते रहते हैं, वो सब लोग होते हैं इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है। अब फिनफ्लुएंसर से क्या मतलब है? जो फिनफ्लुएंसर्स है ना, इससे एफ फिन से मतलब है फाइनेंस। फाइनेंस के इन्फ्लुएंसर जो है उन्हीं को हम फिनफ्लुएंसर्स बोलते हैं। तो ये जो फिनफ्लुएंसर्स होते हैं ना, ये फाइनेंस के गाइडेंस देते हैं। तो इसी फाइनेंस के गाइडेंस में जैसे एक प्राइम एग्जांपल देते हैं अंकुर वारिकू। एक जो अंकुर वारिकू हैं, ये हमें फाइनेंस की गाइडेंस देते हैं। ये हमें बताते रहते हैं कि किस तरह के फाइनेंस के डिसीजंस लेने हैं, कि मतलब कि किस कौन से शेयर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कि कौन से शेयर में अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि अभी गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट आई है कि जो 62% इन्वेस्टर्स है ना, वो अपना डिसीजन मेक करते हैं ऑन फिनफ्लुएंसर्स की रिकमेंडेशंस पर। हाँ, जो न्यूज़ है वो क्या कह रही है? 62% इन्वेस्टर्स मेक डिसीजंस ऑन फिनफ्लुएंसर रिकमेंडेशन, सेज सेबी चेयरमैन एट परवा लॉन्च। तो यही जो परवा का लॉन्च हो रहा था ना, तो जो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, उन्होंने बोला जो 62% इन्वेस्टर है वो देखते हैं कि जो फिनफ्लुएंसर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर अब रिजल्ट की अपना इन्वेस्ट करते हैं, अपने खुद के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं करते। तो कि इसी की वजह से उन्होंने बोला है कि जो लोग बिना, अब ये जो परवाह है ना, इसी का इसका यही मेन काम हुआ कि ये जो फिनफ्लुएंसर जो अलग अलग बताते रहते हैं कि आपको इधर आप इन्वेस्ट करना चाहिए कि कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए, तो जिस हिसाब में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये उसी के ऊपर बात करते हैं कि अगर ये गलत राय देते हैं तो इसको वेरीफाई किया जाएगा। अगर ये जो फिनफ्लुएंसर हैं ये गलत बताते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, आप फिर भी कर देते हो और आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं, तो इससे ये परवास ये जो टूल है ये इसमें हेल्प करेगा कि ये उन लोगों के ऊपर केस कर सकता है कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। और जिनके पास सही नॉलेज है वही दे सकते हैं, कोई भी आकर अब रिकमेंडेशन नहीं दे सकता है। तो इसमें ये पता लगेगा कि मेन इसमें काम ये था कि जितने भी मिसलीडिंग रिटर्न के क्लेम्स करे जाते हैं इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा, उसी को ये जो परवा टूल है वो उसको खारिज करेगा। वो बताएगा कि आपको ये नहीं करना, कि ये इन्फ्लुएंसर की नहीं मानी, आपको अपने ऊपर अपने हिसाब से डिसीजन लेना है, ठीक है। मेनली जो मिसलीडिंग रिटर्न क्लेम करे जाते हैं इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा, उनको उसको रोकने के लिए परवा टूल को लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की फर्स्ट न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी सेकंड न्यूज़ पे। तो हमारी सेकंड न्यूज़ है, वॉरियर कॉटन साड़ी, करविंदा पड़ी नट्टू सकराई, नमक्कल सोपस्टोन कुकवेयर अमंग 5 तमिलनाडु प्रोडक्ट टू गेट्स जीआई टैग्स। अब हमें जीआई का मतलब पता होना चाहिए। जीआई टैग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है ना, इसका मतलब है कि ये एक पर्टिकुलर जगह की पर्टिकुलर चीज़ को दर्शाता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु है, अब तमिलनाडु की 5 चीज़ों को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। अब ये 5 चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ है वोरियार की कॉटन की साड़ी जो तमिलनाडु की है। दूसरी कविंदा पड़ी नट्टू सकराई, ठीक है। तीसरी नमक्कल मकाल्स पथिरंगल, और चौथा थुईमली राइस, और पांचवा अम्बस समुद्रम चुप्पू समान। अब ये जो 5 मैंने नाम लिया ना, ये आपको बस सिर्फ पता होने चाहिए कि कभी भी किसी भी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि ये जो 5 जैसे मैंने नाम लिए इसमें से कोई 1-2 दे देंगे, पूछ लेंगे ये कौन सी स्टेट का है, तो ये तमिलनाडु के हैं। तो हमें बस ये 5 चीज़ों के नाम पता होने चाहिए कि क्या क्या होते हैं। अब जैसे मैंने वॉरियर की कॉटन साड़ी की बात की, तो वो एक साड़ी है जो कि वॉरियर एक पर्टिकुलर जगह होगी तमिलनाडु में। तो अब हमें पता लग गया, अब कहीं भी वॉरियर की कॉटन साड़ी बिकेगी तो हमें पता रहेगा कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसको मिला है, कहाँ से मिला है? तमिलनाडु से मिला, ठीक है। दूसरी चीज़ की बात करिए, कविंदा पड़ी नट्टू सकराई। अब ये जो कविंदा पड़ी नट्टू सकराई है ना, ये तमिलनाडु की भाषा लिखी हुई है इसमें, पर लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैगरी पाउडर। अब ये जो जैगरी पाउडर मतलब कि गुड़ का जो पाउडर है उसी को हम बोलते हैं कविंदा पड़ी नट्टू सकराई। ये तमिलनाडु में बोला जाता है। तो हमें ये 2 चीज़ें पता लग गई। तीसरी चीज़ की हम बात करेंगे, तीसरी चीज़ है नमक्कल सोपस्टोन कुकवेयर। अब ये जो नमक्कल सोपस्टोन कुकवेयर ना, कि ये वो वाला पत्थर है जो कि जहाँ पर हम
जिसको किचन बनाते वक़्त जिसको यूज़ किया जाता है, तो ये खाना बनाने के लिए ये जो पत्थर है बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। चौथी चीज़ है थुईमल्ली राइस, ये एक टाइप का राइस होता है जो कि तमिलनाडु में लोग बोलते हैं थुईमल्ली, ठीक है। और पाँचवीं चीज़ है अम्बा समुद्रम चोपू सामान। अब ये वुडन टॉयज़ को बोला जाता है, ये जो पाँचवीं चीज़ मैंने बोली, तो हमें बस ये 5 चीज़ों के नाम बस रटे हुए होने चाहिए। अगर किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है तो हम सीधा बता सकते हैं कि तमिलनाडु के, और उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की सेकंड न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी थर्ड न्यूज़ पे। तो हमारी आज की थर्ड न्यूज़ है ऑल अबाउट कर्नाटकास न्यू हेट स्पीच बिल, हाउ द इशू इज़ रेगुलेटेड अक्रॉस इंडिया, ठीक है। अब कर्नाटका की जो सरकार है वो एक नया बिल लेके आ रही है जिसको हेट स्पीच बिल बोलते हैं। अब इस हेट स्पीच बिल का क्या मतलब है? अब जैसे कोई पॉलिटिशियन है, उसने किसी रैली के अंदर किसी भी अपने जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होते हैं उसके अंदर किसी ट्राइब, किसी रिलीजन और किसी कास्ट के बारे में बहुत बुरा-भला बोल दिया। तो ये हेट स्पीच बिल क्या कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता, किसी भी ट्राइब के ऊपर, किसी भी रिलीजन के ऊपर, किसी भी कास्ट के ऊपर आप नहीं बोल सकते हैं। रिलीजन कास्ट और इसके अलावा बात की जाए ट्राइब, इसके अलावा बात की जाए एथनिसिटी, जो उसके एथनिसिटी होती है उसके ऊपर भी आप कुछ नहीं बोल सकते। और साथ ही साथ आप किसी जेंडर के ऊपर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन बुरा भला नहीं बोल सकते। तो ये मेन चीज़ आती है हेट स्पीच के अंदर। तो ये जो बिल है ये कर्नाटका की सरकार लेके आई है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है कर्नाटका हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स प्रिवेंशन बिल 2025। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसी के अंदर ना एक और चीज़ आती है, जैसे कि हम किसी के ऊपर गलत नहीं बोल सकते, हेट स्पीच नहीं बोल सकते ना, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 का मतलब क्या होता है? आर्टिकल 19 से मतलब है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये हमारा फंडामेंटल राइट है। इसमें क्या बोला जाता है आर्टिकल 19 में कि जितने भी सिटीजन हैं सबको राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का। अब लेकिन इसमें भी कुछ ना रेगुलेशंस है कि अगर अब इसने बोला कि हम सब कुछ बोल सकते हैं लेकिन हेट स्पीच नहीं कर सकते। हेट स्पीच से मतलब क्या है कि हम बोल तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन अपने एक्सप्रेस भी कर सकते हैं उस चीज़ को, लेकिन कुछ गलत एक्सप्रेस नहीं कर सकते जिससे किसी को ठेस पहुंचे। अगर किसी को ठेस पहुंचती है तो वो वायलेट होता है आर्टिकल 19 का, ठीक है। तो इससे हमें ये पता होना चाहिए कि जो कर्नाटक है वो एक फर्स्ट स्टेट बनी है जिसने ऐसा अटेम्प्ट लिया है कि वो एड्रेस कर सके लेजिस्लेटिव गैप्स के बीच में, कि कैसे पॉलिटिशियंस ये सब बोल देते हैं ये गलत है, इनको नहीं बोलना चाहिए, ताकि जो हेट स्पीच है इंडिया में वो कम हो, ठीक है। तो ये कर्नाटका ने फर्स्ट टाइम शुरू किया। अब हम चलेंगे अपनी फोर्थ न्यूज़ पे। तो हमारी फोर्थ न्यूज़ क्या है? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड स्लोली गैदर स्पेस रिसीव्स 45K रिक्वेस्ट अ मंथ। अब हमें ना नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का मतलब पता होना चाहिए। इसको शॉर्ट फॉर्म में ना हम नेट ग्रिड भी बोलते हैं। अब ये जो नेट ग्रिड है इसका मतलब क्या है? नेट ग्रिड का मतलब है कि जैसे नेट ग्रिड का मतलब है कि यहाँ पर ना जितने भी क्रिमिनल्स हैं ना उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। अब जितने भी जैसे क्रिमिनल्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की जाती है, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि नेट ग्रिड को किसके द्वारा चलाया गया। तो ये चलाया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, ठीक है। नेट ग्रिड जिसको हम नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड भी बोलते हैं, ये एक पर्टिकुलर ऐसे साइट है जिसके ऊपर जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनकी रिकॉर्ड रहता है। अब ये नेट ग्रिड क्या करता है? ये जितने भी आईबी जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और जितने भी पुलिस के जो एसपी जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जितने भी एसपीज होते हैं पुलिस में, उन सबको ये इसका असेस दिया जाएगा नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का, कि अगर किसी क्रिमिनल के बारे में उनको उसके पास्ट की हिस्ट्री निकालनी है तो वो इस नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के टूल से निकाल सकते हैं। इसके अलावा उनको पता लगाना कि इसका पुराना नंबर कौन सा था, जो क्रिमिनल उसका पुराना नंबर कौन सा था, उसकी लास्ट लोकेशन क्या थी, तो ये सब चीज़ें भी इससे पता लग जाएंगी, ये नेट ग्रिड से, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड से, ठीक है। तो ये इसका मेन काम क्या है? ये इंटीग्रेट करता है वेरियस गवर्नमेंट डाटा बेसिस से, मतलब कि उनके साथ कनेक्ट करता है जो जितने भी डाटा बेसिस हैं, और हमें प्रोवाइड करता है एक रियल टाइम इन्फॉर्मेशन बताता है उस पर्टिकुलर क्रिमिनल के बारे में, ताकि सिक्योरिटी एजेंसीज उसके ऊपर जो तहकीकात कर रहे हैं वो अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। तो इसका डिज़ाइन इसलिए किया गया है ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन से मतलब है कि जितने भी क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं उसको कम किया जा सके, ताकि जो जितने भी पुलिस हेल्प कर रही है इन क्रिमिनल केसेस को कम करने के लिए, तो उसी में अंदर उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके जो क्रिमिनल्स की पास्ट की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की फोर्थ न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी फिफ्थ न्यूज़ पे। हमारी फिफ्थ न्यूज़ है 3 सऊदी सिटीज़ ज्वाइंस यूनेस्कोस जीएनएलसी। अब हमें जीएनएलसी का मतलब पता होना चाहिए। जीएनएलसी का मतलब होता है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़। अब ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी ना ये एक जो हमारी यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ही एक और आती है जीएनएलसी, जिसका मतलब होता है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़, मतलब कि ऐसी सिटीज़ जो उभरती हुई आ रही हैं, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया की 3 सिटीज़ को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। तो एक सिटी है जिसका नाम है रियाद, एक सिटी है जिसका नाम है रियाद अल खबरा,
रियाद, पहली सिटी का नाम है रियाद, दूसरी सिटी का नाम है रियाद अल खबरा और तीसरी सिटी का नाम है अल उला। अब ये जो 3 सिटीज़ है रियाद, रियाद अल खबरा और अल उला, ये तीनों सिटीज़ को दिया गया है जेएनएलसी का अवार्ड, जो जिसका मतलब होता है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़, मतलब कि ये सिटीज़ उभरती हुई आ रही हैं, डेवलप हो रही हैं, ठीक है। तो ये तीनों सिटीज़ सऊदी अरेबिया की, हमें ये पता होना चाहिए। तो 2013 से जब से ये चल रहा है, तो इसमें अराउंड 91 कंट्रीज़ में से 425 सिटीज़ को ये अवार्ड दिया गया है जेएनएलसी का। मतलब 2013 से जब से ये चल रहा है, तब से 91 कंट्रीज़ में से 425 सिटीज़ ऐसी हैं जिसको ये जेएनएलसी का अवार्ड मिला है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ का, ठीक है। और इसमें ये क्या है कि ये जो सिटीज़ हैं 425 सिटीज़, इसमें अराउंड 500 मिलियन लोगों ने एजुकेट हुए हैं। मतलब कि ये जो 425 सिटीज़ हैं, यहाँ से अराउंड 500 मिलियन लोग एजुकेट हुए हैं, ठीक है। अब इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया में कौन कौन सी ऐसी सिटीज़ हैं जिनको जेएनएलसी का अवार्ड मिला है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ का। तो इंडिया की 3 ऐसी सिटीज़ हैं। पहली है वारंगल, जो कि तेलंगाना में है। सेकंड है थ्रीसुर, जो कि केरला में है। और थर्ड है नीलांबर, वो भी केरला में है। एक होगी वारंगल, एक होगी थ्रीसुर और एक होगी नीलांबर। थ्रीसुर और नीलांबर केरला में है और जो वारंगल है वो तेलंगाना में है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की 5th न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी 6th न्यूज़ पे। तो हमारी 6th न्यूज़ क्या है? व्हाट इज़ द केरला मसाला बॉन्ड प्रोब, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि ये मसाला बॉन्ड क्या होता है। अब हमें मसाला बॉन्ड का मतलब पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई बिजनेसमैन है, जैसे फॉर एग्जांपल अंबानी की बात करी जाए। अंबानी जो एक बिजनेसमैन है जिनका जियो है, अब उनको ना कुछ फंड्स कलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो अब वो फंड्स कलेक्ट करने के लिए ना एक मसाला बॉन्ड को लेके आएंगे। अब वो एक ऐसा मसाला बॉन्ड, एक पेपर समझ लो, एक ऐसा पेपर लेके आएंगे जिसके ऊपर वो बोलेंगे कि आप ये पेपर इस टाइम प्रेजेंट टाइम में 2025 में 1000 रुपये का खरीद लो। अब वो अगर मसाला बॉन्ड अगर एक कंपनी ने जो दिया है, एक बिजनेसमैन की जो कंपनी उसने दिया मसाला बॉन्ड, और बाकी इन्वेस्टर्स को बोल रहा है कि आप इसको 1000 का बेच लो, और अगर आप इसको 1 साल बाद लेके आओगे तो आप इसको 2000 का, हम आपको 2000 रुपये वापस देंगे। तो इससे प्राइमरली एम क्या है कि प्रेजेंट के टाइम पे आप उनसे 1000 रुपये ले लो, और फिर जब वो प्रॉफिट होगा तब आप उनको 1000 रुपये दे दोगे, ठीक है। तो जिससे उनका प्रॉफिट 2000 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये मतलब है कि इन्वेस्टर आएगा, वो पैसे डालेगा, जो कि उसके बदले में उसको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा वो बिजनेसमैन के द्वारा, और उसी जो डॉक्यूमेंट है उसी को हम मसाला बॉन्ड बोलते हैं कि। और उसके बाद जब वो बॉन्ड उसको इन्वेस्टर को दे दिया गया, तब वो 1 साल बाद फिर से वो बॉन्ड लेके आएगा, तब उसको 2000 रुपये दे दिए जाएंगे। सिर्फ 2000 नहीं होते, इससे कई डिपेंड करता है अलग अलग बिजनेसमैन पे कि उन्होंने कितना प्रॉफिट देना कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, ठीक है। तो उसके बाद अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब जैसे कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो यूएस के इन्वेस्टर्स हैं तो वो डॉलर में पे करेंगे। कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं वो यूरोप के होते हैं तो वो यूरोज में पे करेंगे। पर लेकिन जो जिस इन्वेस्टर ने किया ना, जैसे अंबानी ने अपना मसाला बॉन्ड लेके आए हैं, लेकिन वो जो पे करेंगे वो इंडियन रुपीज़ में ही पे करेंगे। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जो मसाला बॉन्ड का फ़ायदा मेन ये है कि जितने भी बिजनेसमैन, जैसे इंडियन बिजनेसमैन है, उनको डॉलर मिलेंगे तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन वो तो वापस इंडियन रुपये करेंगे, तो इन्वेस्टर्स को उतना फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। तो ये बीच की एनालिसिस वाली बात थी कि कुछ लोगों को पता नहीं रहती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मसाला बॉन्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये किसके अंडर आता है, तो हमें पता होना चाहिए वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के अंदर आता है। वर्ल्ड बैंक के अंदर भी एक आईएफसी होता है जिसको हम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन बोलते हैं, तो उसी के अंदर ये मसाला बॉन्ड आता है। और अब ये जो मसाला बॉन्ड है ना, अब ये भी हमें पता होना चाहिए ये किन इन्वेस्टर्स के लिए है, तो ये फॉरेन इन्वेस्टर के लिए होता है सिर्फ, ये इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया की कंपनी है तो वो इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है ये मसाला बॉन्ड। ये मसाला बॉन्ड जो है ये फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए है कि फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे और कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद लेके आएंगे और उनको उनका प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की 6th न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी 7th न्यूज़ पे। तो हमारी आज की 7th न्यूज़ क्या है? थाईलैंड लॉन्चेस स्ट्राइक्स इनटू कंबोडिया, व्हाट इज द कन्फ्लिक्ट एंड द टेम्पल एट इट्स मिडसेट, ठीक है। अब ना एक थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में ना आपस में लड़ाई चल रही है, उनकी लड़ाई स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो उनकी लड़ाई स्टार्ट होने का रीज़न क्या है, थाईलैंड और कंबोडिया की लड़ाई स्टार्ट होने का? तो उनकी लड़ाई स्टार्ट होने का फीडर है उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स। उनको कुछ लैंड का ऐसे प्रॉपर वो नहीं है कि किस साइड उनकी लैंड है, कि किधर थाईलैंड का बॉर्डर है, किधर कंबोडिया का बॉर्डर है। तो इसी बॉर्डर के बीच में ना एक टेम्पल पड़ता है, जिस टेम्पल का नाम है प्रिया विहार, PREHVIHAR, प्रिया विहार करके टेम्पल है, जो कि एक हिंदू टेम्पल है, ठीक है। ये टेम्पल लॉर्ड शिवा का है, ठीक है। इसको बनाया गया था बाय खमेर किंग्स, सूर्यवर्मन 1 और 2। ये दो किंग्स थे जो खमेर के किंग्स थे, सूर्यवर्मन 1 और 2, इनके द्वारा बनाया गया था। ये डांगरेक माउंटेन्स के पास प्रिया विहार टेम्पल है, ठीक है। ये एक हिंदू टेम्पल है और लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, ठीक है। तो इसी के लिए लड़ाई चल रही है। ये यूनेस्को की कुछ लिस्ट में भी आता है ये जो टेम्पल है प्रिया विहार, जो लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। बट अब ये जो टेम्पल है ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बॉर्डर पे है। तो अब थाईलैंड और कंबोडिया इसलिए लड़ रहे हैं कि ये टेम्पल किसका है, ठीक है। तो इसी टेम्पल के चलते हुए भी लड़ाई चल रही है, कुछ लोगों की डेथ भी हुई है इसमें। तो बस हमें ये पता होना चाहिए ये एक हिंदू श्राइन है, एक हिंदू टेम्पल है जो डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, और ये बॉर्डर पे पड़ता है थाईलैंड और कंबोडिया के। तो इसी के कारण अभी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम आज की लास्ट न्यूज़ पर। आज की लास्ट न्यूज़ सबसे सभी को पता होगा कि आजकल इंडिगो का चल रहा है, तो उसी के ऊपर न्यूज़ है।
कुड इंडिगो हैव हायर्ड मोर पायलट्स टू प्रिवेंट द क्राइसिस, ठीक है, क्या इंडिगो को और पायलट हायर कर लेने चाहिए थे ताकि वो इस क्राइसिस जो अभी चल रहा है कि कुछ लोगों की फ्लाइट कि अराउंड 1000 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, तो उसको रोका जा सकता था, ठीक है। तो अब इसमें ये बात ये है कि अगर इंडिगो 900 मोर पायलट्स को भी अभी भी प्रेजेंट टाइम पे दे देना, फिर भी ये रुकेगा नहीं, फिर भी उनको टाइम लग जाएगा इसको फिर से वापस लाने में, अपने कंपनी को वापस लाने में। तो इसमें ये बात चल रही है कि इंडिगो ने अराउंड 400 टू 500 फ्लाइट्स को कम कर दिया है, रेगुलरली कम कर दिया। जैसे पहले के टाइम पे जब वो अपने काम उनका सही चल रहा था तो वो 400 से 500 फ्लाइट एक्स्ट्रा लेके जाते थे, लेकिन अब के टाइम पे उन्होंने अपनी 400 से 500 फ्लाइट्स को डेली के लिए कैंसिल कर दिया ताकि वो एक नया शेड्यूल को स्टेबलाइज कर पाए, ठीक है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि जो इंडिया में इंडिगो चलती है, जो एयरलाइंस है उसमें सबसे ऊपर है इंडिगो, जो कि चलती है 60%, 100% में से 60%, और बाकी 14% जो है दूसरे नंबर पर है वो है एयर इंडिया। एयर इंडिया 14% पे। अब आप देख सकते हैं कितना गैप है, 100% में से 60% इंडिगो चलती है और फिर 14% पे सेकंड कंपनी है जो है एयर इंडिया। तो गैप देख सकते हो 60% और 40% में कितना है, ठीक है। तो अभी ना इसके अंदर कुछ ऐसे मार्केट के ट्रेंड्स थे कि एयरलाइंस में कि 2019 से लेकर 2020 तक ना 44.6% पायलट थे जो काम करते थे, और उनसे काम निकलवाया जाता था 42.1%, कि मतलब 44% के आसपास पायलट काम करते थे और उनसे 42% के आसपास काम निकाला जाता था 2019 और 2020 के टाइम पीरियड के बीच में। वहीं 2023 से 2024 में 43.6% पायलट काम करते हैं, मतलब 1% के अराउंड पायलट जो है वो कम हुए, और उनसे 50.9% काम लिया जा रहा है। मतलब कि 43% पायलट से 50% से ज़्यादा काम लिया जा रहा है, मतलब कि जितनी उनकी कैपेसिटी है उनसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है 2023 से 2024 के टाइम पीरियड में। तो उससे ये पता चलता है कि उनसे कितना ज़्यादा काम निकलवाया जा रहा है, कम स्टाफ से ज़्यादा काम निकलवाया जा रहा है। तो इसी के कारण ना इंडिगो अभी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उनकी फ्लाइट्स कैंसिल होती जा रही है और देश में ऐसे हड़बड़ाहट की सिचुएशन बन रही है एयरलाइंस के थ्रू, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की 8th न्यूज़, जो कि आज की लास्ट न्यूज़ भी थी। अब चलते हैं अपने होमवर्क पे। तुम्हारा होमवर्क है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पाइरल गैलेक्सी डिस्कवर्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट यूजिंग द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन है, ए अलकनंदा, बी बादल, सी तूफान, या फिर डी सोमनाथ। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।